हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2D मोशन। 2D मोशन बच्चों के लिए थोड़ा एक पेन पॉइंट रहता है बिकॉज यहाँ पर इक्वेशंस उन्हें काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तो मैंने इस सेगमेंट को अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है सो दैट आपको इन सारी चीजों को समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। सबसे पहले हमने 2D मोशन की बेसिक्स सीखी हैं, उससे रिलेटेड इक्वेशंस को सीखा है। फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है वो सीखा हमने। फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है उसको सीखा, मतलब 2D मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कोई रिलेशन है नहीं है, वो सारी चीजें हमने वहां पर सीखी। एंड फाइनली हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम मूविंग फ्रेम, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन अप एंड डाउन, ये सारे केसेस देखे हैं। और लास्ट में मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए सो दैट यू सॉलिडिफाई योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स का हमने एप्लीकेशन नहीं सीखा तो फिर कॉन्सेप्ट सीखे कोई फायदा नहीं होता। तो आई एम वेरी श्योर दैट यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। तो इस वीडियो को सीरियसली लेना है और बेटर होगा कि आप एक कॉपी पेन के साथ बैठे, अपने नोट्स बनाएं और जो वीडियोस में क्वेश्चन मैंने दिए लास्ट में, उन सारे क्वेश्चंस को मुझसे पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर वीडियो अच्छे से देखा है तो वो सारे क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको इस वीडियो का लिंक भेज सकते हैं सो दैट मैं जो एफर्ट डाल रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ओके, सो विद दिस लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं हम 2D मोशन और मोशन इन अ प्लेन। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि प्लेन क्या है। प्लेन, अगर हम एक पेपर के शीट को देखें वो एक प्लेन होगा। अगर हम एक टेबल को देखें वो एक प्लेन होगा, राइट। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्लेन इज डिफाइंड बाय 2 एक्सेस। अब इसमें इस प्लेन को बोलेंगे हम एक्सआई प्लेन। वाई और जेड से मिलकर जो प्लेन बनेगा, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज कॉल्ड वाईजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन। अलग अलग तरह के प्लेन्स यहां पर डिफाइन हो सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्लेन्स हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके अलावा कोई प्लेन ही नहीं होगा। प्लेन्स ऐसे भी हो सकते हैं, राइट। ये पेपर की शीट है ना, ये तो हम कैसे भी रख सकते हैं, इट कैन बी इंक्लाइंड ऑल्सो। ठीक है। और जब इसी प्लेन में कोई भी बॉडी मूव करता है किसी रैंडम पाथ में, दिस इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन बिकम्स 1D मोशन। ये 2D मोशन हो गया। और सिंपली यहां पर हम देख सकते हैं कि बॉडी के दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं और वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पर अलग अलग जगह पे अलग अलग है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम? वेलोसिटी के लिए सिर्फ तुम्हें टेंजेंट डालना होता है। यहां पर टेंजेंट डाल दोगे जिस पॉइंट पर भी, तुम्हें वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल जाएगा, गिवन दैट बॉडी ए से बी तक मूव कर रही है। ठीक है। अब कर्व वाले मोशन में क्या हो सकता है, ये वो रेक्टिलिनियर था, ये कर्विलिनियर है। तो अब यहां पर कोई भी स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी डायग्राम तुम सोचो, पैराबोला सोच सकते हो, सर्कल सोच सकते हो, एलिप्स, कुछ भी। इन सारे मोशंस को हम बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन। इसमें स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन यहां पर होगा बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मतलब नॉर्मली हम लोग एक्सआई प्लेन में ही बात करते हैं। बहुत जगह लिखा होता है एक्सआई प्लेन की बात, तो बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ एक्सआई प्लेन में ही क्या 2D मोशन हो सकता है। नहीं, ये किसी भी प्लेन में हो सकता है, बट एक्सवाई प्लेन को हम स्टैंडर्ड प्लेन मानते हैं जिसमें हम 2D मोशन कराते हैं। बिकॉज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैं अपने हिसाब से चुन सकता हूं किधर भी। ठीक है। तो यहां पर अगर किसी पॉइंट पर हम बॉडी का पोजिशन वेक्टर लिखें, पोजिशन वेक्टर सिंपली हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है ये। और अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो मुझे क्या करना चाहिए, डी आर बाय डी टी करना चाहिए। और अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर। और ये चेक करके देखोगे तो दिस विल बिकम डी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाय डी टी जे कैप। इसी को हम लिखते हैं ना वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। चीजों को सिंपल बनाना है, कॉम्प्लिकेट करोगे दिक्कत होगी। मतलब वी एक्स क्या हो जाएगा, आई कैप वाला डी एक्स पर डी टी, वी वाई क्या हो जाएगा
dy बाई dt। सिमिलरली यहां पर चेक करोगे ax i कैप प्लस ay j कैप। अब ax क्या हो जाएगा dvx बाई dt, ay क्या हो जाएगा dvy बाई dt, बिकॉज इसी का डेरिवेटिव ये वाला टर्म है ना। तो जो पहले एप्लीकेबल था वो यहां पर एप्लीकेबल है, मतलब यहां पर हम मान सकते हैं देयर आर टू 1D मोशंस, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, और उन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब मैं एक्सेलरेशन ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूं डी वी एक्स बाई डी टी, या फिर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, या तो हम एक और चीज लिखते थे वी डी वी बाई डी एक्स। तो यहां पर भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक्स इज द सबस्क्रिप्ट जो दिखा रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, नॉट ऑफ एक्स एक्सिस। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो अगर इस पॉइंट पर या किसी पॉइंट पर भी हम चेक करें, यहां पर वेलोसिटी मान लेते हैं v है, तो इस v के कितने कंपोनेंट्स होंगे, इस v के होंगे दो कंपोनेंट्स, एक होगा x की तरफ, एक होगा y की तरफ। दिस इज vy एंड दिस इज vx। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर भी अगर इस तरफ vx है और वर्टिकल में vy है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकालते हैं, इन दोनों को हम स्क्वायर और ऐड कर देंगे। एंड हाउ टू फाइंड दिस थीटा, tan थीटा कितना आ जाएगा vx vy बाय vx। ठीक है, और स्पीड अगर निकालनी हो तो स्पीड सिंपली हम दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे, रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो हमें यहां से दो चीजें मिलती हैं एक मिलता है बॉडी के मूवमेंट का डायरेक्शन और बॉडी की स्पीड, जब हम स्क्वायर एंड ऐड इसको कर दें तब, राइट। और बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालनी है, तो उस केस में हमें इस टर्म को डिफरेंशिएट करना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज डिफरेंट देन एक्सीलरेशन। ठीक है, तब तुम्हें ये निकालना पड़ेगा और इसे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमें इतना ही जानना था। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर एक चींटी है जो एक टेबल पर मूव कर रही है, वो भी 2D मोशन हो गया। हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये भी 2D मोशन का पार्ट है। अब आगे चल के पढ़ोगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट, और हमने मालूम पार्टिकल को शुरू में रेस्ट पर रखा था या कुछ वेलोसिटी इसी प्लेन में दे दी थी, इसका मोशन भी 2D मोशन ही रहेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे देखते हैं उसको। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें पता है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये सारे तभी एप्लीकेबल होते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें हम 2D मोशन के लिए, तो वो होते हैं v इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी, डिस्प्लेसमेंट इज u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, एंड v डॉट v इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s। ठीक है, ये सब हम यूज तब करेंगे जब एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो, कांस्टेंट। लेकिन इससे बेटर तरीका होता है कि हम इसको एक्सिस वाइज लगाएं, मतलब x के इक्वेशंस हम अलग लिखें, x को 1D मोशन मान के, और y के इक्वेशंस हम अलग लिखें। तो कई बार क्या हो सकता है, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, और y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है। तो उस केस में हम लिख सकते हैं दैट x के अलोंग यू कैन यूज द इक्वेशंस vx इक्वल टू ux प्लस axt एंड सो ऑन। लेकिन अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो क्या यहां पे लिख सकते हो vy इक्वल टू uy प्लस ayt, यू कैन नॉट राइट दिस। इस बात का ध्यान रखना, बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो देखते नहीं है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, आंख बंद करके ये इक्वेशंस लगाने लग जाते हैं, जो गलत है। ठीक है, उसके बाद सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। किसी पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी पता है और मुझे एक्सेलरेशन पता है, तो मैं दोनों के बीच में एंगल, मान लो एंगल है अल्फा, ये कैसे निकालूंगा, सिंपल तरीका है, मुझे क्या करना चाहिए, v डॉट ए, ये हो जाता है va cos अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से कितनी आ जाएगी, v डॉट ए बाय va, ये हो गया cos अल्फा, सिंपल।
राइट, इसको हम चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी वेक्टर बाय वी, ये क्या हो गया, वी कैप, और ए वेक्टर बाय ए कैप। यूनिट वेक्टर तो हम निकालना जानते हैं, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर। तो कभी अगर हमसे एंगल पूछा जाए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, एंड बाय द वे अगर सिर्फ वेलोसिटी ही दे रखी हो तो क्या करोगे, कुछ मत करना, एक्सेलरेशन निकाल लेना इसको डिफरेंशिएट करके, ठीक है। एक्सेलरेशन मिल गया और फिर हम एंगल निकालने के लिए ये चीज यूज कर सकते हैं। और अगर कभी बोले कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, मतलब डॉट करके क्या कर देना है, अंडा, जीरो। नेक्स्ट पार्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है रास्ता, पाथ। जो रास्ता कोई भी पार्टिकल यहां पर लेगा, इस कर्व का कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। तो इसका जो भी इक्वेशन होगा ये y और x के फॉर्म में होगा, y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, या फिर मतलब इट विल बी सम फंक्शन कंटेनिंग x एंड y, राइट। सो इस तरीके का इक्वेशन होना चाहिए जो इस रास्ते को दिखाए, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसमें क्या होता है, मैं सबको बता दूं तरीका। x तुम्हें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, y भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, और हमें क्या करना होगा, यू हैव टू एलिमिनेट टाइम। मतलब फर्स्ट इक्वेशन से क्या करना है, हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड इक्वेशन में हमें पुट कर देना है, बस इतना ही करना है। या दोनों से कुछ ऐसा दिमाग लगाओ, जैसे मान लो x की वैल्यू दे रखी है 2 sin t, ठीक है, और y की वैल्यू दे रखी है 3 cos t। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, सिंपल है, यू फाइंड sin t एज x/2 cos t, ये बस आइडिया दे रहा हूं, y/3। और साइन और कॉस में क्या करें, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या बनेगा, x/2 स्क्वायर y/3 स्क्वायर इक्वल टू 1। गलती से भी यहां पर टाइम या एंगल नहीं छोड़ना है, मतलब जो x और y के अलावा जो भी चीजें होनी चाहिए वो कांस्टेंट्स होनी चाहिए। क्लियर। बहुत बार क्या होता है, ये हमें वेलोसिटी के फॉर्म में दिया होता है। वेलोसिटी मान लो हमें दे रखा है कुछ भी, सम फंक्शन ऑफ टाइम f1t आई कैप प्लस f2t ये कैप। स्टूडेंट्स इसको देख के डर जाते हैं कि आगे क्या करें। तो कभी भी तुम्हें ऐसे फॉर्म में दिया हो ना, इसका सीधा मतलब है ये वाली क्वांटिटी क्या है vx, और ये वाली क्वांटिटी क्या है vy। तो मैं लिख सकता हूं ना vx को dx by dt, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी f1t, एंड सिमिलरली vy को लिख सकते हो dy by dt, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी f2t। मैं dt को इस साइड भेजकर इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं, यहां से मुझे x मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यहां से मुझे y मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड वी कैन फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। क्लियर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सभी 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 को आई होप ये क्लियर हो रहा है। मैंने इसमें जो भी सारी चीजें थी वो तुम्हें बताई हैं। एक्सेलरेशन तक दिया हो सकता है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके vx निकालना पड़ेगा, फिर vx को इंटीग्रेट करके x निकालना पड़ेगा। हमारा काम होगा कि हम यहां तक पहुंचे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, किसी पॉइंट पर अगर मैंने कहा कि इसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx है और इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट vy है, सो व्हाट विल vy by vx रिप्रेजेंट, vy by vx क्या हो जाएगा, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, dt dt कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बन गई dy by dx। dy by dx इज द वैल्यू, दैट मींस ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, स्लोप। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटीज का रेशियो लें, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ का स्लोप। जैसे इस पॉइंट पर स्लोप 0 है, मतलब y वाली वेलोसिटी 0 होगी। ओके, तो वी हैव डिकोडेड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम कई लोगों ने सुना होगा। ये 2D मोशन का स्पेशल केस है, मतलब सारे 2D मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं होते, लेकिन सारे प्रोजेक्टाइल मोशन 2D होते, ठीक है। मतलब ये अगर पूरे 2D मोशन है, इसका एक छोटा सा पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ये एक ऐसा केस है जिसमें, एकदम ध्यान से सुनना, या ये वाला पार्ट लोगों के लिए गोल हो जाता है,
ऐसा पार्ट, ऐसा केस जिसमें एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात? पहला कंडीशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और दूसरी कंडीशन है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री नहीं होना चाहिए और 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और ये कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, मतलब ये दोनों नहीं होते हैं, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 90 हो सकता है, 50, 40, 130, 270, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, 0 और 180 नहीं होना चाहिए। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो इसमें देख सकते हो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक इसके अलोंग v cos थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर v sin थीटा। ठीक है, तो v cos थीटा और v sin थीटा जो है ना, इसमें से v cos थीटा चेंज करेगा, v sin थीटा चेंज नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल का तुम ट्रेजेक्टरी निकालोगे, ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज अ पैराबोला। ये चेक कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी हमेशा एक पैराबोला होती है, बिकॉज एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का चेंज, मतलब एक कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज कर रहा होता है, तो एक कंपोनेंट को तुम क्या लिखोगे, कुछ भी, ये इस फॉर्म का आएगा हाफ बीटी स्क्वायर, और एक कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा तो वो इस फॉर्म का आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट एक्स स्क्वायर ऑन वन साइड एंड यू विल गेट वाई स्क्वायर ऑन वन साइड एंड एक्स ऑन वन साइड। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। क्वाड्रेटिक याद करो, उसी टाइप का था। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर हमने किसी बॉडी को वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया, तो हम देखते हैं कि इसका मोशन क्या होता है, इट टेक्स अ पैराबोलिक पाथ, राइट। ये थीटा एंगल से हमने प्रोजेक्ट किया और ये बॉडी यूं जाती है और ये आकर सरफेस को हिट करती है। बढ़िया। एक और चीज है कि ये सरफेस को जिस वेलोसिटी से हिट करती है v, ये भी u के बराबर होती है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एट द सेम लेवल, और सेम लेवल पे होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह पे सेम होती है, तो काइनेटिक भी सेम होनी चाहिए, तो v बराबर u हो जाता है। और हम ये भी देखते हैं दैट जिस एंगल पर ये हिट कर रहा है, ठीक है, ये एंगल भी थीटा के बराबर होती है, बिकॉज यहां पर जो u cos थीटा होती है, ये u cos थीटा यहां पर भी होगा, लेकिन यहां पर जो u sin थीटा था और यहां पर जो vy है, ये दोनों होते हैं सेम। कैसे चेक कर सकते हैं हम, vy स्क्वायर इज uy स्क्वायर माइनस 2g इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है यहां पे, तो वहां से ये हम इजीली चेक कर सकते हैं दैट दिस इज आल्सो इक्वल टू u sin थीटा। तो याद रखना है, जिस स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया, अगर बॉडी सेम लेवल पे आके ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है, तो ग्राउंड को स्ट्राइक करने के जस्ट पहले उसकी स्पीड u ही रहेगी और वो ग्राउंड को सेम एंगल पे स्ट्राइक करेगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ऊपर वाले पॉइंट्स तुम देखें तो जहां पर भी देखोगे ना, द हॉरिजॉन्टल स्पीड इज ऑलवेज u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं करती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं होता। व्हाट अबाउट वर्टिकल स्पीड? बिल्कुल, वर्टिकल स्पीड चेंज करेगी। और वर्टिकल स्पीड मान लो मुझे यहां vy निकालनी हो, तो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल है, ये अगर मान लो y हाइट पे है ना, तो vy को क्या लिखेंगे, vy स्क्वायर इज uy स्क्वायर, uy ये था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। तो यहां से हमने vy निकाल लिया। टॉपमोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल नहीं है, राइट। उसके बाद टॉपमोस्ट पॉइंट पे स्पीड विल बी इक्वल टू u cos थीटा। उसके बाद वेलोसिटी नीचे की तरफ आनी शुरू होती है, लेकिन ध्यान रहे अगर हम सेम लेवल पे हैं तो vy अगर यहां पे ऊपर है तो सेम vy यहां पर नीचे की तरफ होगा। सेम लेवल पे वर्टिकल वेलोसिटीज तो सेम नहीं होती, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। क्लियर? और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, अब ये तो सबको पता है, जस्ट मैं रिवाइंड कर दूं एक बार। टाइम ऑफ फ्लाइट होती है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। हम निकाल सकते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को जीरो करके। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यहां से a से b तक आने का टाइम। मैक्सिमम हाइट क्या है, ये पॉइंट c, c का ग्राउंड से कितना हाइट हुआ,
दिस यू नो, दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और दोनों को रिलेट करोगे तो चेक कर लो, GT स्क्वायर अगर करके देखोगे वो आता है 8h के बराबर। ये कई बार हमारा काम बहुत ही आसान कर सकता है, क्योंकि अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखी हो 2 सेकेंड, ठीक है, बोलेगा मैक्सिमम हाइट बताओ, तो मैं देख लूंगा ना 40 इधर हो क्या बाय 8, आंसर 5। इससे ज्यादा तेजी से सॉल्व कर पाओगे इसको? नहीं कर पाओगे। चलो एक अच्छी चीज हमने सीख ली, ठीक है। लेकिन सभी लोग वीडियो को ना, पता नहीं, आई डोंट नो, लाइक वाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। सो कमेंट करके बताओ तुमने अगर कुछ सीखा, लेट मी नो। कुछ और इसमें क्या इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूं वो भी बताना मुझे। सो ये हो गया। उसके बाद रेंज की बात करें। रेंज क्या होता है? रेंज सिंपली यहां से यहां तक का डिस्टेंस, राइट। तो वो डिस्टेंस हो जाता है सिंपली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हो जाता है u cos थीटा इंटू टी। तो करके देखोगे तो ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी आता है। ध्यान रहे h वाले में नीचे 2 होता है, रेंज में नीचे 2 नहीं होता। रेंज के लिए दो चीजें हमें जाननी होती है। रेंज मैक्सिमम कब होता है? अगर हमने थीटा को कर दिया 45, साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। सो रेंज मैक्स होता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज के लिए। 45 पे अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे बॉडी को, तो 45 पे प्रोजेक्शन से ये सबसे ज्यादा दूर जाएगा। समझ आ रहा है? इट विल गो द फारदेस्ट। उसके बाद अगर हमने इससे ज्यादा पर, इससे कम पर प्रोजेक्ट किया या फिर इससे ज्यादा पर प्रोजेक्ट किया, दोनों केसेस में हम देखेंगे कि रेंज इससे कम ही होगी। हो सकता है ये यहां से यहां गिर जाए, राइट, हो सकता है ये ऐसे जाके कहीं यहीं गिर जाए। हाइट ज्यादा होगी लेकिन रेंज इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और एक चीज है, रेंज जो एंगल थीटा के लिए होती है वही रेंज एंगल 90 माइनस थीटा के लिए भी होती है। इसको हम कैसे देख सकते हैं? रेंज 90 माइनस थीटा और रेंज थीटा के लिए, मतलब अगर हमें दो एंगल्स दे रखे हो और कहा जाए कि दोनों पर रेंज सेम है, मतलब यहां से जितना रेंज आ रहा है इस वाले से भी उतना ही रेंज आ रहा है, दैट मीन्स ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, ये अगर अल्फा है, ये पूरा प्रोजेक्शन अगर बीटा है, तो इन दिस केस अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एक 30 है तो दूसरा 60, एक 40 है तो दूसरा 50, एक 25 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 65, राइट। बोथ शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तभी जाके रेंज होते हैं बराबर, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स को लिख देंगे u cos थीटा इंटू टी। वाई डायरेक्शन में क्या होगा? वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वाज u sin थीटा, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना होता है? g होता है नीचे की तरफ, तो लिख देंगे u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो t जो है ना, t निकाल लो पहले वाले इक्वेशन से, t को क्या लिखोगे? x बाय u cos थीटा। इसको पुट कर दो दूसरे वाले इक्वेशन में, तो पुट करने के बाद यू विल गेट y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वैलिड फॉर ऑल प्रोजेक्टाइल्स। आगे हम पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, ये सबके लिए वैलिड है। समझ आ रहा है? और अगर मैं यहां पर tan थीटा कॉमन ले लू, एक्स tan थीटा, तो चेक कर लेना 1 माइनस एक्स बाय आर बचता, जो नीचे टर्म बचेगा ना, दैट इज द रेंज। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल के लिए वैलिड है, ठीक है। हम लोग कई बार चीजें सीख लेते हैं बट कौन कहां वैलिड है वो हमें नहीं पता होता। वैलिड ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद काम हमारा बहुत ही ज्यादा आसान कर देगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मान लो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी अगर इसकी v हो गई, इनिशियली u थी, ये वाली हाइट अगर h है, डायरेक्शन चाहे अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, लेकिन ये मोशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ठीक है। ये मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है, तो यहां पर क्या होगा? इस केस में v स्क्वायर
वुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हम लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? v स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस 2gh इज कंप्लीटली वैलिड। ठीक है, तो मान लो किसी पॉइंट पे मुझे स्पीड निकालनी हो तो मैं ये मेथड यूज करके आराम से निकाल सकता हूं। ओके, वैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन को दो मोशन में तोड़ दो। इट इज यूनिफॉर्म मोशन इन दिस डायरेक्शन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में ये मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में अगर सॉल्व करोगे सारे आंसर्स बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। क्लियर? प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट, मतलब अगर बॉडी को हमने किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया, राइट, ये वाली हाइट मान लो कुछ भी स्मॉल एच है, हमने बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से एंगल थीटा पे, तो इस केसेस को हम कैसे इन केसेस को हम कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहली चीज, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी की वो यहां भी रहेगा कांस्टेंट। तो हर पॉइंट पर हमें क्या करना होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को करना पड़ेगा सेम। इवन टकराने के पहले भी क्या रहेगा? यू कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट मान लेते हैं vy है, तो vy हम कैसे निकालेंगे? ये फंडा है। तो vy निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहां पर मुझे पता है ना u sin थीटा, राइट, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव, तो मैं यहां पे लिख नहीं सकता हूं माइनस vy का स्क्वायर इक्वल टू u sin थीटा स्क्वायर प्लस 2gh। आराम से निकाल सकते हो, ये नीचे आ रहा है तो g का डायरेक्शन, अच्छा g का डायरेक्शन यहां नीचे है तो मैंने प्लस 2gh क्यों लिखा? बिकॉज h भी यहां से नीचे होगा ना, h भी नेगेटिव है g भी नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां से तुमने vy निकाल लिया, और अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल तरीका है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब ये जो vy है इसको माइनस vy लिखोगे, और माइनस, मतलब हम फंडा क्या यूज कर रहे हैं? हम फंडा ये यूज कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो मैं यूज कर रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस vy इक्वल टू u साइन थीटा माइनस gt। यहां से t निकाल लोगे, t निकल गया तो रेंज तो आराम से निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा? r की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा। हाइट वाले केसेस को मैं ऐसे ही, इसमें कुछ याद नहीं करना होता, बस तरीका दिमाग में रखो, इट इज u cos थीटा इंटू t। और तीसरी चीज, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? बट ध्यान रखना मैक्सिमम हाइट यहां पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैं निकालनी है, तो ये वाली हाइट तो मैं कह सकता हूं ना, ये जो h है, तो h मैक्स की अगर हम बात करें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये क्या आ जाएगा? स्मॉल h प्लस कैपिटल h। और कैपिटल h तो हमें पता है ना इस केस में कितना हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे सो दैट विल बी इक्वल टू h मैक्स। बढ़िया, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। रेंज निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया। हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी हो तो वही अपना जो पुराना इक्वेशन था वो यूज करेंगे। बस ध्यान रखना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज द ऑरिजिन। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हमेशा ऑरिजिन रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में हमें इक्वेशंस लिखने हैं। इसको अगर हम ठीक से अप्लाई कर ले, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट में हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? सो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम से अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल केस है, इसको मैं नॉर्मली अलग से पढ़ाता भी नहीं हूं क्योंकि ये रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट पे हो जाता है आराम से। मतलब अगर एक कोई बॉडी है या कार है जो v से मूव कर रही है, हमने उस कार से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जिसकी वेलोसिटी है u रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कार, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा। तो सिंपली इस केस में क्या करना है तुम्हें? तो बॉडी के पास वेलोसिटीज क्या क्या होंगी? वेलोसिटी होगी u रिलेटिव का वर्टिकल कंपोनेंट, u रिलेटिव साइन थीटा। ठीक है, और u रिलेटिव का कॉस कंपोनेंट, u रिलेटिव कॉस थीटा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ u रिलेटिव कॉस थीटा ही नहीं होगा। ये बॉडी को हमने इस कार से प्रोजेक्ट किया है तो यहां पर कार की वेलोसिटी
ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर कार अगर पीछे की तरफ जा रही होती तो यहां पे हम माइनस भी कर देते। बढ़िया। तो अब हम मानेंगे कि दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम चेक करोगे, पूछा जाएगा व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सिंपल है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वाली एंगल θ1, tan θ1 क्या लिखोगे, दैट इज ये वाला u रिलेटिव sin थीटा डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला पार्ट u रिलेटिव cos थीटा प्लस v। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी रहेगी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, u रिलेटिव sin थीटा का स्क्वायर, मतलब इसको मान लो मैं लिखता हूं ux और इसको लिखता हूं uy। ठीक है, उतना लिखना नहीं पड़ेगा। तो tan θ1 की वैल्यू कितनी मिल गई, uy बाय ux। और स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। क्लियर। और बाकी हम अपने पुराने वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होना चाहिए इस केस में, टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए 2uy बाय जी। मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। और रेंज कितनी होनी चाहिए, ux इंटू टी। निकाल लो भाई, जो पुराने फंडे थे उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं घुमा फिरा के, कुछ और नहीं है यहां पे। ठीक है, ओके। तो इस पार्ट में हम सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये सबसे खतरनाक पार्ट है जिसमें लोग बहुत डरते हैं, लेकिन अभी से तुम्हें डर नहीं लगेगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से हम आसानी से रेंज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें देखना है कि हमने प्रोजेक्शन यहां पर यू से किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, और इंक्लाइन की एंगल जो है ना ग्राउंड के साथ, दिस एंगल इज बीटा, राइट। तो यहां पर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना अपने हिसाब से ले सकता हूं। मान लो मैंने एक्स एक्सिस इधर ले लिया और वाई एक्सिस इस तरफ ले लिया। ओके, किधर भी ले सकता हूं, एंगल 90 होनी चाहिए, उतने से मतलब है। तो यहां पर क्या होगा ना, यहां पर u के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट जो है u cos अल्फा, और एक y वाला कंपोनेंट, ये तो देख के सबको पता चल रहा है, ये हो जाएगा u sin अल्फा। ये इनिशियल वेलोसिटीज है। और रेंज हम यहां किसे बोलेंगे, a से b तक के डिस्टेंस को। ये रेंज होता है, रेंज अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, ए बी। और मैक्सिमम हाइट कहां पे होगा, मैक्सिमम हाइट भी हम इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट आनी चाहिए कुछ ये वाले पॉइंट पे, जहां ये इंक्लाइन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे हो। बट ध्यान रहे, इंक्लाइन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे ये होगा, तो इसकी वेलोसिटी इंक्लाइन के पैरेलल होगी। यहां पे y कंपोनेंट जो होगा ना, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैं अगर a के कोऑर्डिनेट को कहता हूं 0 0, और b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा r, 0, तो a से b जाने में y डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, राइट। तो उससे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले मुझे पता है ग्रेविटी यहां पे नीचे लग रही है g, तो यहां पर g के कितने कंपोनेंट्स होंगे, g के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक ये वाला कंपोनेंट, चेक करो ना, ये एंगल अगर बीटा है, ये और ये सेम, तो ये हो जाएगी 90 माइनस बीटा, और ये वाली एंगल बीटा। तो g के यहां पर दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये कंपोनेंट कितना होगा g cos बीटा, और एक ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा g sin बीटा। तो g का यहां दो कंपोनेंट्स हो गए। तो यहां पर ध्यान रहे, ये वाली वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज करेगी, बिकॉज यहां x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, और ये वाली वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज करेगी। बढ़िया। तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या तरीका है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका है दैट नेट डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज 0। तो ये 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर बराबर 0। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना लिखेंगे, माइनस जी कॉस बीटा, क्योंकि वो माइनस वाई की तरफ है, माइनस जी कॉस बीटा। और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखेंगे, माइनस जी साइन बीटा, क्योंकि ये डाउन द इंक्लाइन है, हमने अप द इंक्लाइन को प्लस बोला है। डेल्टा वाई हमने 0 कर दिया, ये सारी वैल्यूज पुट कर दो,
दिस इज गोइंग टू बी यू एक्स एंड दिस इज गोइंग टू बी यू वाई। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ना हमें टी की वैल्यू मिलती है 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। ठीक है, बीटा को 0 पुट करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन वाला मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला रिजल्ट यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, सो 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस बीटा। इसको हम चेक करें तो ये 2u बाय ए वाई के मॉड्यूलस के बराबर हमें मिल रहा है, राइट। मैक्सिमम हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट पर वी वाई 0 हो गया। इनिशियली ये यू साइन अल्फा था तो मैं लिखूंगा 0 स्क्वायर इक्वल टू यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन है जी कॉस बीटा इंटू एच। तो यहां से एच कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g कॉस बीटा। और ये वैल्यू जो होती है ना ये यू वाई स्क्वायर बाय 2ay के मॉड के बराबर मिलती है हमें। ओके, और रेंज निकालने का तरीका, एक तरीका है जो मैं सबको बताना चाहूंगा। अगर मुझे वेलोसिटी किसी पॉइंट पर निकालनी हो vx, तो vx की वैल्यू क्या लिखोगे? ये लिखोगे ux प्लस axt। ठीक है, एक तो तरीका है यहां पर हम एवरेज वेलोसिटी के हेल्प से रेंज को फाइंड आउट करें। ओके, एवरेज वेलोसिटी का तरीका क्या होगा? इस पॉइंट पर जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो क्या बोलोगे? इस पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मान लो मैं कहता हूं vx, तो vx की वैल्यू क्या हो जाएगी? इजंट इट ux मतलब u cos अल्फा माइनस g साइन बीटा इंटू टी। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो रेंज क्या बोलेंगे हम? दिस इज सिंपली v एवरेज इंटू टी। v एवरेज क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो सीधा हम ऐसा मीन ले लेंगे, इंटू टी कर देंगे। और जब वैल्यूज यहां पे पुट करोगे ना तो ये आता है यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा। ये हो गया रेंज। राइट, ये हो गई रेंज की वैल्यू। तो बीटा यहां पर हम अगर 0 पुट करें तो चेक कर लो हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज यहां से मिलेगा, राइट। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है रेंज को मैक्सिमम करना। रेंज मैक्सिमाइज कब होगा? अब इसमें देखो, हम अगर प्रोजेक्शन इस इंक्लाइन पे कर रहे हैं और अलग अलग एंगल्स पे कर रहे हैं सेम स्पीड से, तो कौन से एंगल के लिए हमें रेंज सबसे ज्यादा मिलेगी ये हम इस एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं। इसमें वेरिएबल टर्म सिर्फ एक है, बीटा तो कांस्टेंट रहेगा, इंक्लाइन का एंगल, अल्फा विल चेंज। तो साइन मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? साइन मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है। तो रेंज अगर हमें मैक्सिमाइज करके निकालना हो ना तो ये वैल्यू हो जाती है यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा, इजंट इट। और कॉस स्क्वायर बीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दूं तो ये वैल्यू यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा मिल जाती है। दिस इज द मैक्सिमम रेंज फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ द इंक्लाइन। मैक्स टू मैक्स तुम इतनी दूर फेंक सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, फॉर दिस गिवन स्पीड एंड दिस गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बढ़िया, इसको थोड़ा याद कर सकते हो। रेंज का फॉर्मूला याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, वो हम डिराइव कर सकते हैं। और कितने एंगल पे प्रोजेक्शन होगा तो हमने देखा कि भाई ये एंगल मैक्सिमम होने के लिए 90 हो जानी चाहिए, मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा शुड बी 90 डिग्रीज। तो अल्फा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस बीटा बाय 2। बस ये याद रख लो कि पहले 90 होता था, अब क्या हो गया? 90 माइनस बीटा, सिंपल।
ओके 90 माइनस बीटा बाई 2 पे पहले बीटा 0 था ना, पहले 90 बाई 2 था मतलब 45, अब हो गया 90 माइनस बीटा बाई 2। इस चीज को दिमाग में हमें रखना है। मतलब हमसे अगर कभी पूछा जाए कि भाई साहब यहाँ 40 डिग्री एंगल है, कितने पर प्रोजेक्शन करें सो दैट हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी, 90 माइनस 40 कितना हो गया 50, 50 बाई 2 25, 25 पे कर दो, मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। एक सेकंड में आंसर बता सकते हैं। मजा आ रहा है? और एक मजेदार चीज हम सीखेंगे यहां पे कि अगर हमने यहां पर प्रोजेक्शन किया दो एंगल्स पे, क्या किया हमने, दो एंगल्स पर हमने प्रोजेक्शन किया सेम स्पीड से, और दोनों केसेस में हमें इक्वल रेंज मिल रहा है। पहले क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स था ना, याद है? दोनों केसेस में वी आर गेटिंग द इक्वल रेंज। एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लूं मैं, क्वेश्चंस करेंगे बाद में। ओके तो अगर यहां पर प्रोजेक्शन दो अलग अलग एंगल्स पे हो रही है, ये वाला प्रोजेक्शन हुआ मान लो थीटा 1 पे, और ये वाला प्रोजेक्शन का जो पूरा एंगल है दिस इज थीटा 2। तो यहां पर थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन होता है, मैं सिंपली बता दूं। यहां पे ना अगर बराबर रेंज होना है फॉर सेम रेंज, हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होता था याद करो, हॉरिजॉन्टल वाले में होता था थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पर याद रख लेना है थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू होती है 90 डिग्री माइनस बीटा। मतलब यहां भी लिखा था ना 90 को हमने 90 माइनस बीटा से रिप्लेस कर दिया था, इस केस में भी हम थीटा 1 प्लस थीटा 2 को 90 माइनस बीटा लिखेंगे, बराबर। मतलब अगर हमसे कहा जाए कि इसी केस में लाइक जितना रेंज मान लो 20 डिग्री के लिए आया, सेम रेंज दूसरे कौन से एंगल के लिए आएगा अगर हमने प्रोजेक्शन स्पीड सेम रखी है। सिंपली करेंगे थीटा प्लस 20 कितना होना चाहिए 90 डिग्री माइनस 40, सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 50 माइनस 20 30। ये सब हमारा बहुत सारा टाइम बचा सकता है बिकॉज इतनी कैलकुलेशन हम एग्जाम हॉल में नहीं कर सकते, यहीं पे हम बाकी लोगों से एक स्टेप आगे हो सकते हैं, ठीक है। और फाइनली अगर अप द इंक्लाइन हमने सीख लिया ना, डाउन द इंक्लाइन इज वेरी इजी। बताऊं क्या करना है, अप द इंक्लाइन वाले इक्वेशंस में जहां जहां बीटा था रिप्लेस दैट विथ माइनस बीटा, सारे एक्सप्रेशन तुम्हें मिल जाएंगे। तो टाइम चेक करो, टाइम 2u साइन अल्फा, अल्फा को कुछ नहीं करना है, अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अभी अल्फा वही रहेगा, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस माइनस बीटा। अब कॉस माइनस बीटा तो कॉस बीटा ही होता है, तो टाइम तो रह गया सेम, राइट। मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g कॉस बीटा। अब बीटा तो माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे, वही रह जाएगा। मतलब अप द इंक्लाइन हो डाउन द इंक्लाइन हो, टी और एच दोनों केसेस में सेम होता है। रेंज को चेक करोगे, दिस इज यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा डजंट चेंज, साइन वाला टर्म चेंज करेगा। यहां 2 अल्फा प्लस बीटा था, तो 2 अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, माइनस साइन माइनस बीटा। अब साइन माइनस बीटा मुझे पता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, प्लस साइन बीटा। ओके ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। मतलब पुराने वाले एक्सप्रेशंस में ना थोड़ा सा चेंज कर देना है। मैक्सिमम रेंज किसके लिए होगा, पहले था अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा, अब क्या हो जाएगा 90 प्लस बीटा बाई 2। बराबर रेंज की कंडीशन क्या थी, थीटा 1 प्लस थीटा 2, पहले 90 माइनस बीटा था, अभी हो जाएगा 90 डिग्री प्लस बीटा। ये कंडीशन है सेम रेंज के लिए। और आर मैक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी लास्ट केस में, यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा ना, अभी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन बीटा। ओके तो इतने रिजल्ट्स अगर हमारे दिमाग में रहेंगे
और ये सारे आराम से डिराइव कर सकते हैं। जितना स्टेप मैंने लिखा है उसका अगला स्टेप ये डेरिवेशन ही है। इनफैक्ट ये तो डेरिवेशन मैंने कर भी दिया। ओके, तो इस पार्ट को अच्छे से देख लेना एंड इसी के बेसिस पे और इससे जो पहले चीजें हमने पढ़ी है उसके बेसिस पे हम अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, पार्ट में हम सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं करेंगे, साथ साथ हम कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी सीखेंगे जो क्वेश्चंस के थ्रू सिखाना इजी रहता है। पहला क्वेश्चन है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल पूछा गया है। ये तो मैंने सबको बताया था इस लेक्चर के स्टार्ट में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो आई कैप वाला है ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं ए और डी नहीं हो सकते क्योंकि इसके आई कैप वाले कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। देखो भाई, सिंप्लीफाई करना सीखोगे चीजें आसान होंगी, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कम हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी को यू साइन थीटा वगैरह क्या क्या लिखते तो फालतू में क्यों लिखे। और इनिशियली वाई कंपोनेंट था 3, क्या मैंने बताया था लेक्चर के शुरू में कि यहां पर ये 3 उल्टा हो जाएगा। तो क्या मुझे 2i कैप और -3 जे कैप मिलना चाहिए? क्या मैं बोल दूं कि +3 जे कैप वाला नहीं होगा? आंसर बी होगा। कितने सेकंड लगे? प्रैक्टिस करोगे तो और कम लगेंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बॉल्स आर प्रोजेक्टेड थीटा और 90 माइनस थीटा पे, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स। राइट, अगर मैक्सिमम हाइट्स का मैं रेशियो लूं h1/h2, एक थीटा पे प्रोजेक्ट किया, एक 90 माइनस थीटा पे, कई लोगों को लगेगा ये तो 1 होना चाहिए। रेंज नहीं पूछा है, ये मैक्सिमम हाइट पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। तो दोनों का रेशियो ले लो, क्या ये tan स्क्वायर थीटा नहीं आएगा? आंसर इज tan स्क्वायर थीटा इज टू 1। तो ऑप्शन डी बोल देते हैं, फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट्स अगर दिमाग में हो ना तो बहुत इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v such that its horizontal range on horizontal plane is twice the greatest height। तो r बराबर क्या है? 2h है। बढ़िया, तो रेंज होती कितनी है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज द मैक्सिमम हाइट। 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे। ठीक है, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा? साइन 2 थीटा को क्या मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूं? लिख ही देता हूं। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे 2 और 2 यहां से हो गया कैंसिल, साइन थीटा और एक साइन थीटा हो गया कैंसिल। तो यहां पे क्या मिल रहा है हमें? tan थीटा की वैल्यू 2 मिल रही है ना। tan थीटा अगर 2 मिल गया तो क्या हम यहां से साइन थीटा निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। tan थीटा हो गया 2, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 2/√5। अभी तो बच्चों वाली चीज है, ये कर लोगे। तो बोला गया है भाई व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा इस केस में, यही पूछा गया ना। कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा निकाल लिया हमने तो कॉस थीटा भी निकाल लो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट 1/√5। तो रेंज हमसे पूछा गया है, तो रेंज की वैल्यू क्या होगी? रेंज की वैल्यू होगी v स्क्वायर, मतलब जो प्रोजेक्शन स्पीड थी, अच्छा v दी है, कोई बात नहीं, इसको v मान लो। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा इज 2/√5, cos थीटा इज 1/√5 डिवाइडेड बाई जी। तो देखो ये 4/5 नहीं हो गया, 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5g। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, काफी सिंपल था। नंबर 3, प्रोजेक्टाइल को हमने 40 डिग्री पे फेंका, उसकी रेंज r1 है। दूसरे प्रोजेक्टाइल को 40 डिग्री फेंका हमने वर्टिकल से, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, गलती नहीं होनी चाहिए। एक को हमने फेंका हॉरिजॉन्टल से 40 पे और दूसरे को फेंका हमने 40 डिग्री वर्टिकल से। तो पूछा है भाई दोनों का रेंज कितना होना चाहिए। हमें तो मतलब इस वाले एंगल से,
ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी 40 मतलब 50, मतलब एक प्रोजेक्शन हुआ 40 पे, दूसरा प्रोजेक्शन हुआ 50 पे, तो आराम से देख सकते हो दैट 50 प्लस 40 कितना होता है। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रेंजेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। देखो फटाफट सॉल्व हो रहा है। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 एंगल 45, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें दे रखी है, मतलब y को यहाँ पे h लिख दिया, एक ही बात है। तो h की वैल्यू कितनी होती है, मतलब यहाँ पे दे रखा है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, और हमें a बाई बी का रेशियो निकालना है। तो चलो देखते हैं नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होनी चाहिए थी, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां कंपेयर करूं तो a की वैल्यू tan थीटा है ना, और tan थीटा कितना हो जाएगा 45 एंगल है, तो a का वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगा। कंपेयर करो b को, तो b की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, मतलब g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यूज अगर हम पुट करें तो g इज 10, 2u स्क्वायर कितना हो गया, u इज 20, तो 2 इंटू 20 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 45 इज 1 बाय रूट 2, कॉस स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा ये, तो ये चेक कर लो, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 बाय 40। तो हमसे a इज टू बी पूछा है ना, a इज टू बी मतलब a बाई बी करेंगे, तो ये चेक कर लो 40 आ रहा है ना, सो द आंसर शुड बी 40 इज टू 1, ऑप्शन डी। क्लियर। फिर a large number of bullets are fired in all directions with the same speed v, the maximum area on the ground that the bullets in which bullets will spread। देखो बुलेट्स को हमने बहुत सारे एंगल से फेंका है, प्रोजेक्ट किया, तो यहां से ये क्या होगा, हर डायरेक्शन में जाके गिर सकते हैं ऐसे। तो मैक्सिमम जो एरिया कवर होगा, क्या मैं कह सकता हूं दैट शुड बी कवर्ड करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम रेंज, मतलब मैक्सिमम हम कितनी दूर फेंक सकते हैं, दैट इज आर मैक्स। तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, आर मैक्स हो जाएगा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 2g, नहीं होता है g, तो आर मैक्स की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई जी। तो ये जो एरिया यहां पे कवर होगा बुलेट्स के थ्रू, व्हाट इज द एरिया कवर्ड, एरिया वुड बी पाई इंटू आर मैक्स का स्क्वायर। तो आर मैक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई वी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, दिस इज द एरिया, पाई वी टू द पावर 4 बाय जी स्क्वायर। तो यहां पे ऑप्शन बी हमें मिल रहा है। बढ़िया। और मैंने इतना ही नहीं, सबके लिए इंक्लाइंड प्लेन के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और मैं उन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। एक मिनट। पहला क्वेश्चन, यहां पर हमें रेशियो निकालना है किसका, रेंज अलोंग द इंक्लाइन एंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। तो इंक्लाइन के अलोंग जो रेंज होगा ना, ये मान लो जहां पे भी हिट करे, ये वाली रेंज आर होगी, और मैक्सिमम हाइट जो अचीव कर रहा है एच, हमें इसका निकालना है रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों को हम इंडिविजुअली निकालने की कोशिश करते हैं। रे एच की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू होगी यू स्क्वायर, याद आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज, पुट कर दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा हो गया कॉस 30, मतलब √3/2। बढ़िया। सो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g√3, सही है। और रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेंज की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर 30 इंटू साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा कितना हो गया
2 इंटू 30 बस फॉर्मूले में पुट कर देना है और फॉर्मूला याद हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। साइन 2 अल्फा प्लस बीटा ऊपर की तरफ जा रहा है ना, माइनस साइन बीटा मतलब माइनस 30। तो ये वैल्यू कितनी आती है, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर 30। कॉस स्क्वायर 30 कितना हो गया, 3/4। तो यहां पे लिख देंगे 3/4 और ऊपर साइन ये 90 हो गया, 1 माइनस हाफ, ऊपर आ गया हाफ। तो ये वैल्यू हो गई 2u स्क्वायर बाय 3g। 2u स्क्वायर बाय 3g यहां पे हमें मिल रहा है। तो अगर मुझे यहां पर मैक्सिमम हाइट और मतलब रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 2u स्क्वायर बाय 3g लिखूंगा और इसको पलट के लिख दूंगा, मतलब 2√3g डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। यू स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये क्या आ जाएगा, 4/√3। तो इस केस में आंसर विल बी 4/√3। ओके, आई होप देयर इज नो कैलकुलेशन मिस्टेक। सही लग रहा है। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, यू कैन इजीली डील दीज क्वेश्चंस। और ये कई बार पूछा जाता है, अगर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो और बॉडी यहां पर नॉर्मली हिट कर रही है, मतलब ये यहां से जाके 90 डिग्री पे इधर हिट कर रही है, ठीक है। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन दिस केस, थीटा तुम्हें निकालना है इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली बीटा इज गिवन एज 30 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड थीटा इफ द बॉडी हिट्स द इंक्लाइन नॉर्मली। इंक्लाइन को बॉडी नॉर्मली अगर हिट करे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो नॉर्मली अगर इंक्लाइन को हिट करे दैट मींस यहां पर अगर मैं एक्स डायरेक्शन ये बोलता हूं और वाई डायरेक्शन ये कहता हूं, इस पॉइंट पर एक्स वाली वेलोसिटी जो है ना वो बिल्कुल हो जानी चाहिए 0। इनिशियली एक्स वाली वेलोसिटी क्या थी, ये थी यू कॉस थीटा और वाई वाली वेलोसिटी कितनी थी, यू साइन थीटा। और ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये पॉइंट अगर बी है, ए से बी तक जाने का टाइम तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, ये टाइम होना चाहिए 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। बीटा तो 30 दिया हुआ है तो मैं सीधा इसको 30 यहां पर पुट कर देता हूं, राइट। और इसको मैं ux कह सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, और vx है फाइनल वेलोसिटी अलोंग x। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा ये चेक कर लो, ये g है तो g का कौन सा कंपोनेंट, ये अगर 30 है तो ये एंगल 60, g cos 60। तो vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ux माइनस g cos 60 इंटू टी, ठीक है। t तो हमें पता है यहां पे, ux भी हमें पता है, बस हो गया काम। vx इज 0, ux कितना है, u cos थीटा माइनस g cos 60। cos 60 कितना हो गया, हाफ हो गया, इंटू टी, टी हो गया 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी cos 30। cos 30 हो गया √3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, g और g भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और अगर हम यहां से इसको इक्वेट करें तो हमें tan थीटा की वैल्यू कितनी मिलती है, tan थीटा की वैल्यू मिल रही है हमें √3/2, या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होना चाहिए वो tan इनवर्स कितना होना चाहिए, 2/√3। ओके, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कितना होना चाहिए, tan इनवर्स √3/2। ओके, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि रेंज मैक्सिमम हो, और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। ये डाउन द इंक्लाइन वाला है तो याद करो डाउन द इंक्लाइन में अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 90 प्लस बीटा बाई 2
और यहाँ पे अल्फा को थीटा बोला है ना, तो मैं थीटा लिख देता हूँ। तो ये आंसर आ गया 90 प्लस 37/2 मतलब 127/2 मतलब 63.5 डिग्री। मतलब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितनी होनी चाहिए? 63.5 होनी चाहिए। ठीक है, और ये डाउन द इंक्लाइन का हमें रेंज निकालना है ना। अब या तो रेंज का इक्वेशन यूज करो, ठीक है, या फिर अगर हमें रिजल्ट पता है मैक्सिमम रेंज का, ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा हम इसे सॉल्व करने में। डाउन द इंक्लाइन में क्या था? यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन बीटा चेक कर लो। और ये रिजल्ट्स को बैठ के रट्टा नहीं लगाना है, हर रिजल्ट से एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, याद हो जाएगा। यू कितना है? 40, सो 40 स्क्वायर बाई जी मतलब 10 इंटू 1 माइनस साइन बीटा। 1 माइनस साइन बीटा इज 1, साइन 37, साइन 37 होता है 0.6, तो नीचे 0.4 हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, राइट। दिस इज 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, so the final answer is 400 meters। मतलब ज्यादा से ज्यादा हम इसको 400 meters नीचे देख सकते हैं when you project it at an angle of 63.5 degrees। रिजल्ट्स याद होने से कितनी आसानी होती है ये सभी लोगों ने यहाँ पर देखा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अब एंड करने का टाइम आ गया है, बट आई होप दैट इस वीडियो से काफी सारी चीजें सबकी रिफ्रेश हुई होंगी, नई चीजें सीखने को मिली होंगी, और अगर फायदा हुआ है तो डू कमेंट एंड लेट मी नो, क्योंकि मुझे पता चलता है और मुझे फीडबैक मिलता रहता है, तो मुझे वीडियोस को और इम्प्रूव करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और आपके जो दोस्त हैं उनके पास भी इस वीडियो का लिंक भेज सकते हो, सो दैट उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ सबके लिए, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो मुझे खुशी मिलेगी और मुझे और ज्यादा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, जो होने वाला है रिलेटिव मोशन पे। सारी चीजें कवर करेंगे हम, 1D मोशन में, 1D मोशन में रिलेटिव, 2D मोशन में रिलेटिव, रेन मैन, रिवर बोट, सारी कंफ्यूजन को हम वहां पर दूर करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून एंड सी यू वेरी सून।